हेलो एंड वेलकम टू राज एकेडमी। और आज हम लोग बीपीएससी का करंट अफेयर्स देखेंगे 1 नवंबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं, डेली 6 बजे वीडियो आ जाता है। तो डेली 6 बजे आप लोग करंट अफेयर्स का वीडियो देख सकते हैं, जो स्पेशली बीपीएससी को पैटर्न पे डिजाइन रहता है। जो इसका क्वेश्चंस रहता है, हम एक और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए, कथन निष्कर्ष कथन जो रहता है इस टाइप से बिल्कुल डिजाइन रहता है, जो कि पीसीएस के एग्जाम्स के लिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा वीडियो में ना आपको हैंड रिटन कम मिलेगा, क्योंकि ना हम घर पे हैं। तो छठ के बाद जो फिर हम चले जाएंगे अपने रूम पे, तो वहां से पेन टाइप से अच्छे से सब चीज लिख के बताएंगे। अभी माउस से उतना अच्छे से हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, बोल रहा है अवैध खनन की खबर देने पर सरकार इनाम देगी। अवैध खनन की खबर देने पे बिहार सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। मामला क्या है कि बिहार में अवैध खनन, बालू पत्थर को लेकर जो बहुत सारे अवैध खनन होते हैं, तो इसके लेकर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी किया, जिसमें ये बताया कि अगर कोई आदमी, ठीक है, अगर कोई आदमी ट्रैक्टर की जानकारी देता है, ट्रैक्टर से अवैध खनन किया जा रहा है और उससे माल की ढुलाई की जा रही है, तो उसकी कोई जानकारी देता है तो उसको 5,000 रुपए की इनाम दिया जाएगा। साथ में उनकी जो है वह, अगर वह बड़े वाहन की जानकारी देते हैं तो उनको 10,000 रुपए के इनाम दिए जाएंगे। और साथ ही उनका जो डिटेल है उसको गुप्त रखा जाएगा, यानी कहीं लीक नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे एडवाइजरी जारी किया गया। और आप 24 घंटा में कभी भी इसका जानकारी दे सकते हैं। इस दोनों नंबर पे कॉल करके ना, ये दोनों नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस दोनों नंबर पे किसी पे भी आप कॉल करके गवर्नमेंट की इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो वहाँ से आपको इनाम दिया जाएगा, ठीक है। ताकि जो हमारे देश में, बिहार में, देश में नहीं, बिहार सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया, तो बिहार में खनन को लेकर जो बिहार सरकार को घाटे होते हैं, उस घाटे से बचा जा सके। अब यह खनन से संबंधित है, तो बिहार के जो खनन मंत्री हैं और विजय कुमार सिन्हा है, और यही बिहार के मुख्यमंत्री भी है, विजय कुमार सिन्हा ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से सत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन की पहचान करना है आपको। तो सत्य कथन कौन सा है, ये हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कथन नंबर 1, बोल रहा है कि अवैध खनन की सूचना को लेकर जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 लाख रुपए का कहीं प्रावधान नहीं है। प्रावधान है ट्रैक्टर के लिए 5,000 रुपए और बड़े वाहनों के लिए 10,000 रुपए। सेकंड कथन है बिहार के खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा है, बिल्कुल ए पॉइंट सही है, 2 नंबर। थर्ड नंबर है ट्रैक्टर की खबर देने वालों को 5,000 और बड़े वाहनों की खबर देने वाले को 10,000 रुपए दिया जाएगा। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 पॉइंट बिल्कुल सही है। तो और 1 नंबर गलत है, तो एक इसमें ये कट जाएगा, इसमें एक है, ये कट जाएगा, और इनमें से कोई नहीं, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बिहार के जो मंत्रिमंडल से संबंधित एडवाइजरी जारी किया गया बिहार के खनन मंत्री के द्वारा। तो बिहार के जो नवीनतम मंत्री है मंत्रिमंडल, उसको देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग नीतीश कुमार की बात करें, तो नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन और गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय और अन्य सभी अनावंटित विभाग, यानी वह विभाग जो किसी भी मंत्री को नहीं दिया गया, तो वो किनको दिया गया, वह दिया गया नीतीश कुमार के अंदर में हुआ था, उसे विभाग। सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अभी बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक सम्राट चौधरी है जो वित्त और वाणिज्य कर मंत्री हैं, और विजय कुमार सिन्हा ये भी उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि पथ निर्माण, खन एवं भूतत्व और कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्रालय इनके पास है। ओके। विजय कुमार चौधरी की अगर बात करें, तो यह जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग इनके पास है। प्रेम कुमार इनके पास सहकारिता और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्हीं के पास है, प्रेम कुमार के पास। नेक्स्ट हम लोग देख लें हरीश सहनी के पास कौन सा मंत्रालय है, तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है, यह हरीश सहनी जी हैं। ग्राम विकास विभाग के जो है वो मंत्री कौन है, श्रवण कुमार है। और सूचना प्रौद्योगिकी या लघु जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन के विभाग किनके पास है, संतोष कुमार सुमन के पास है। उसके बाद आते हैं विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा विभाग, योजना एवं विकास विभाग के मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। देखिए, एक्चुअली मंत्रालय बोलना तो गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे विभाग बोल सकते हैं, क्योंकि मंत्रालय जो वहीं पे होता है, जो मंत्रिमंडल के जो विभाग होते हैं उनको मंत्रालय बोला जाता है, ठीक है। तो बाकी जो स्टेट में होता है उसको विभाग बोला जाता है।
तो रेणु देवी जो है वह पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग इनके पास है। शीला कुमारी यह परिवहन जो है विभाग इनके पास है, परिवहन से रिलेटेड हर चीज शीला कुमारी के पास है। मंगल पांडे यह स्वास्थ्य और कृषि विभाग के जो है वह मंत्री मंत्री हैं ये, ठीक है। तो मंत्री ये है मंगल पांडे। स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो वह मंत्रिमंडल यह मंगल पांडे है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले न्यूज काफी वायरल हुआ था कि जो मंगल पांडे हैं वह एक हॉस्पिटल में दौरा करने गए थे, मतलब वहाँ पे सर्वे करने गए थे। तो वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा उनको एक गलत कैप पहना दिया गया था सिर में, जो बाल के लिए जो ढकने वाला कैप होता है उसको, तो उसके लेकर काफी वायरल थे, आप लोग देखे होंगे न्यूज में। तो ये थोड़ा सा राजनीतिक मामला है। नीरज कुमार सिंह जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण का मंत्री ये है, और अशोक चौधरी जो है वो ग्रामीण कार्य मंत्रालय इनके पास है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेसी सिंह, जो कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय इनके पास है, लेसी सिंह के पास। मदन सहनी या समाज कल्याण मंत्री हैं। नीतीश मिश्रा नीतीश मिश्रा जो है उद्योग और पर्यटन मंत्री हैं। नितिन नवीन नगर विकास आवास एवं विधि मंत्री हैं। दिलीप कुमार जायसवाल या राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं। महेश्वर हजारी या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इनके पास है। नेक्स्ट बात करें शीला कुमारी परिवहन, ठीक है। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री। जनक राम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विभाग जनक राम के पास है। कृष्णनंदन पासवान गन्ना उद्योग मंत्रालय इनके पास है। जयंत राज या भवन निर्माण है, और मोहम्मद जमा खान या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मोहम्मद जमा खान। नेक्स्ट है रत्नेश सदा या मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन मंत्रालय इनके पास है। केदार प्रसाद गुप्ता ये पंचायती राज विभाग इनके पास है, और सुरेंद्र मेहता के पास खेल विभाग है। संतोष कुमार सिंह या श्रम संसाधन विभाग इनके पास है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। बाकी कल भी हम लोग बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखे थे, तो उसमें हम लोग ये बिहार से रिलेटेड पॉइंट देखे थे। तो ये आप लोग कल की वीडियो में देखे थे, तो आज आप लोग खुद से ही इसको देख लीजिएगा, ये कल का रिवीजन हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। और ये बिहार का राजकीय पशु बैल, पीपल, राजकीय वृक्ष मछली, देसी मांगुर, राजकीय फूल गेंदा, और राजकीय खेल कबड्डी यहाँ पे देख सकते हैं बिहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है। पीएम मोदी लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस संजीवनी। तो इसको कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये जो है ऋषिकेश एम्स के द्वारा, ऋषिकेश का जो एम्स है उसके द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। और यह एक एम्बुलेंस है, हेवी हेली एम्बुलेंस। अब जैसे बड़े बड़े दूरी में अगर मान लेते हैं किसी को पटना से दिल्ली अगर जाना है, इमरजेंसी है, तो वो गाड़ी से जाने में मतलब 20 से 22 घंटे लगेंगे, तब तक पेशेंट का हालत ऐसे ही खराब हो जाने वाला है। और प्लेन का जो है खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्पेशल एक हेली एम्बुलेंस लॉन्च किया गया जिसका नाम है संजीवनी। इसके तहत आप कम खर्चे में, बहुत कम तो नहीं लेकिन प्लेन के कंपेयर में कम खर्चे में आप इसको दूर हॉस्पिटल में मरीज को जो है वह स्थानांतरित कर सकते हैं काफ़ी कम समय में, ठीक है। तो इसको उत्तराखंड का जो ऋषिकेश एम्स है उसके द्वारा यहाँ पे इसको संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने धन्वंतरी जयंती पर एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित भारत की पहली हेली एम्बुलेंस संजीवनी का शुभारंभ किया, जिससे उत्तराखंड में आपातकालीन देखभाल में सुधार होगा। ओके, तो वर्तमान में इसे अभी उत्तराखंड में इसको चालू किया गया, क्योंकि उत्तराखंड का जो एम्स है, एम्स ऋषिकेश, तो इसी के द्वारा चालू किया गया। इस सेवा का उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों में जल्दी पहुंचना और जिससे दिल का दौरा और दुर्घटनाओं जैसी आपात स्थितियों में जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। अब जैसे जिनको हार्ट अटैक है तो उनके पास बहुत कम टाइम रहता है, ताकि वो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंच पाए, तो उनके लिए यह शुभारंभ किया गया है। साथ ही यहाँ पे जो एक्सीडेंट हो गया तो उनके पास भी अगर बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ है तो बहुत कम टाइम रहता है, ताकि उनको जल्दी से ट्रीटमेंट मिल सके, इसके लिए इसका उद्देश्य है, इसको चालू किया गया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो ये भी इसमें शामिल थे, जो है पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड से रिलेटेड हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली हेली एम्बुलेंस संजीवनी का शुभारंभ किया गया। यह किस राज्य के एम्स द्वारा संचालित किया जाएगा,
तो किस राज्य के एम्स ऋषिकेश द्वारा, और यह कहाँ है, उत्तराखंड में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं हम उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड को फूलों का घाटी बोलते हैं, और उत्तराखंड में दो प्रमुख घाटी है, धर्मा घाटी और सोर घाटी, जो कि एग्जाम में आ चुका है। सीजीएल के एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तराखंड का जो प्रमुख घाटी है सॉरी, धर्मा घाटी और सोर घाटी। सॉरी। तो चलिए उत्तराखंड में कौन से दर्रा है, दर्रा को देख लेते हैं। मन्ना दर्रा, धर्मा, लिपुलेख और नीति, ये 4 दर्रा उत्तराखंड से संबंधित है और आप याद रखिएगा। वहाँ पे कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, तो बोक्सा, थारू, जौनसारी और भूटिया जनजाति यहाँ पे निवास करती है उत्तराखंड में। एक बार ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो हमने यहाँ पे उसको भी ऐड कर दिया है कि उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है कहीं भी थोड़ा सा वनडे एग्जाम जो होता है, मतलब जिस एग्जाम में एक ही एग्जाम होता है, जैसे ग्रुप डी हुआ एक ही एग्जाम होता है, एमटीएस में एक ही, अब तो सब में 2 होने लगा है। अब जैसे पहले के बात बता रहे हैं, एमटीएस में 2 एग्जाम, एक ही एग्जाम होते थे, तो जिस एग्जाम में ना एक जिस वैकेंसी में या जिस जॉब में एक ही एग्जाम होते हैं, तो उसमें थोड़ा क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा हाई रहते हैं। अब जैसे आपको पीछे से वगैरह में कभी नहीं पूछेगा कि उत्तराखंड में कितने नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन ये ग्रुप डी में आ गया था, तो 6 नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और ये 6 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत के सबसे पुराना नेशनल पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और इसको 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया था। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसको रखा गया था। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ से संबंधित है, सब उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, ये इंग्लिश में है, देख लीजिएगा। उत्तराखंड में जो है वह 4 प्रमुख स्थल है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो इसको हम लोग कल के करंट अफेयर्स में देखेंगे, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आज भी हम लोग रिविजन कर लेते हैं। जैसे बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है, अलकनंदा नदी, ठीक है, जो मेन यही नदी है अलकनंदा नदी, और इसी में बाकी सब नदी आके मिलती है। तो सबसे पहले अलकनंदा नदी में धौली गंगा आके मिलती है, कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में, यानी जिस जगह पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है उसे हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और आगे चल के नंदाकिनी नदी यहाँ पे मिल जाती है। तो नंदाकिनी नदी नंद यहाँ से याद रखिएगा, तो नंद प्रयाग में ये आके मिलती है, यानी अलकनंदा से नंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा सा आगे जब अलकनंदा नदी जाती है तो वहाँ पे पिंडार नदी मिलता है, और जहाँ पिंडार नदी मिलता है उसको हम लोग कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आगे जैसे ही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो केदारनाथ से एक नदी निकल के आती है मंदाकिनी, और जहाँ पे मंदाकिनी नदी मिलती है उसे हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर जैसे ही आगे जाती है यह नदी अलकनंदा नदी, तो फिर गंगोत्री से एक नदी निकल के आती है भागीरथ नदी, और भागीरथ नदी देवप्रयाग में मिलती है। तो देवप्रयाग से ही आगे जो नदी बढ़ती है उसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। ओके। और फिर यमुनोत्री में एक नदी निकलती है यमुना, और ये नदी जो है आगे आगे चल के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये है, आप देख सकते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, उत्तराखंड में लोकसभा के 5 और राज्यसभा के 3 सीट है। राज्यपाल गुरमीत सिंह है और यहाँ की राजधानी देहरादून है। ओके, चलिए ये उत्तराखंड के मैप आप देख सकते हैं। उत्तराखंड है इधर चाइना यानी तिब्बत, और इधर नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, यानी 2 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की दर्रा है जो कि मालनी एक ट्रिक है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपोत्सव 2024 के दौरान अयोध्या ने मनाए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अयोध्या के में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है दीपावली के दिन। वह सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा खांसी हो गया। जो फर्स्ट यह रिकॉर्ड बनाया गया कि 25 लाख से अधिक दीप जलाए गए हैं सरयू नदी के तट पे, और सबसे ज़्यादा लोग सबसे सामूहिक तौर पे जो यहाँ पे सरयू नदी के किनारे आरती किया गया था, ये भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा समूह का लोग जो है वो वहाँ पे आरती यहाँ पे किए हैं सरयू नदी के तट पे, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए
आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दीपोत्सव 2024 में 2 गिनीज रिकॉर्ड बनाए हैं। रचर एक सरयू नदी के तट पर 25 लाख से अधिक दिए जलाए गए और सबसे बड़ा सामूहिक दिया जलाया गया था। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित थे दीपक जलाने के लिए। तो वह घाटों पे जो 25,12,585 दिए जला गए हैं वहां पे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो दुनिया में तेल के दियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ था। बाकी वहां पे लेजर शो, ध्वनि और प्रकाश रामलीला प्रस्तुत किया गया, ड्रोन शो भी वहां पे चलाए गए थे। तो ये 2 रिकॉर्ड अयोध्या में बनाए गए हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अयोध्या मंदिर के जो अयोध्या में राम मंदिर है उसके प्रमुख वास्तुकार कौन है? चंद्रकांता बी सोमपारायण। क्या है पॉइंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। सरयू नदी को बिहार में घाघरा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि सरयू नदी बिहार में आती है, घाघरा में, और वह इसको घाघरा के नाम से भी जानते हैं सरयू नदी को। सॉरी, थोड़ा सा ना ज़्यादा आप लोग को वो लग रहा होगा। चार नंबर पॉइंट है, घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। और यह घाघरा नदी जो है आरा और छपरा के पास आके गंगा नदी में मिल जाती है। ये भी पॉइंट सही है। तो यहाँ पे पांचों पॉइंट सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आता है बीपीएससी में या जो भी पीसीएस है। ऐसा नहीं है कि आपको एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन आता है, इस तरीके से कथन टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं बीपीएससी में। नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, सऊदी अरब के रियाद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया गया। ठीक, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है हमारे देश में चलाया गया, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट को एक ही प्रोडक्ट के लिए बढ़ावा दिया जाएगा ताकि वह नेशनल लेवल पे भी वह डिस्ट्रिक्ट एक ही प्रोडक्ट के लिए फेमस हो सके। तो इसी को सऊदी अरब में भी इसको चालू किया गया। सऊदी अरब के रियाद में भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यहाँ पे जो है वह शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक मंच पे भी स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय खुदरा श्रृंखलाओं के साथ साझेदारी के माध्यम से ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल भारतीय कारीगरों और उद्यमियों के लिए अस्थायी आजीविका उत्पन्न करना चाहती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के रियाद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया गया? तो किस देश में? सऊदी अरब के रियाद में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र में सरदार पटेल के सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। नेशन ऑब्जर्व नेशनल यूनिटी डे इन ऑनर ऑफ सरदार पटेल। ओके, तो यह कब मनाया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और यह एकता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सरदार पटेल जो थे वह भारत में जो 586 रियासत सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जो 586 रियासत थे भारत में, उसको सरदार पटेल के द्वारा क्या किया गया? एकजुट किया गया था। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा इसको जो है 2014 से मनाना शुरू किया गया था। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस और राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दिया गया था। और राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस की तिथि को मनाया गया था? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसे 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। विश्व विकास सूचना दिवस और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय संकल्प दिवस और प्रतिज्ञा दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग नवंबर में आ चुके हैं, तो नवंबर के भी करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और मत्स्य दिवस। 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस और संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है।
ओके। और 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो आज के करंट अफेयर्स में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे अपडेट करेंगे बिहार से रिलेटेड जो करंट जीके जीएस है, यानी बिहार के जो जीएस है उसको भी हम लोग आगे चल के लास्ट में ऐड करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी चीज़ रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।